जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टैपिंग्स.लाइव के इस नए एपिसोड। आज हम बात करेंगे प्रोपोगेंडा की, प्रोपोगेंडा वॉर की। देखिए, हिंदुस्तान के लिए तो ये प्रोपोगेंडा वॉर या प्रोपोगेंडा एक कोई नई चीज नहीं है। जब हिंदुस्तान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट था उसी समय आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्रोपोगेंडा वॉर काम करता है। लगभग हर अखबार में और हर न्यूज चैनल में जो कि चाइना की तरफ से एडेड था या चाइना का था, उसमें ये बात कही जा रही थी कि हिंदुस्तान के कई सारे फौजी जो हैं वो मारे गए हैं, चाइना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, चाइना बड़ा शक्तिशाली है, इस तरह की बातें हो रही थी। तो बेसिकली प्रोपोगेंडा वॉर की अगर हम बात करें तो प्रोपोगेंडा इसमें कुछ इस तरीके से चला जाता है। ये किसी की धारणाओं को बदलने का काम नहीं करता। ये बेसिकली सिर्फ इतना सा काम करता है कि वो व्यक्ति जो कि आपके अगेंस्ट है, यानी कि अगर मेरी और आपकी लड़ाई है तो मैं एक प्रोपोगेंडा चलाऊंगा कि आप बड़े कमजोर हैं, आप मेरे सामने टिक नहीं सकते, मैं बहुत शक्तिशाली आदमी हूं और मैं लगभग हर दिन ये बात कहूंगा। आपकी मेरे से लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस ये बातें कहता रहूंगा। तो आसपास के जो लोग आपके समर्थक हैं वो इस बात को सुनते रहेंगे और जब वो इस बात को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हल्के हल्के वो उस लड़ाई से या उस समर्थन से आपके हाथ पीछे खींचने की चेष्टा करते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और बस एक छोटा सा जो आउटपुट है ये प्रोपोगेंडा वॉर का, ये सबसे पहला ये है। इसके बाद भी कई सारे और भी इसके आयाम हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि कई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अगर हमें प्रोपोगेंडा वॉर के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करना है तो ये सबसे उचित टाइम है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया में इस समय सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है, यानी रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, वो एक तरह से उसमें प्रोपोगेंडा वॉर जो है बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा कि एक शतरंज का खेल है, यूक्रेन की धरती पर खेला जा रहा है। अमेरिका की तरफ से पूरी यूरोपियन कंट्रीज और एक तरफ में रशिया है, नेटो कंट्रीज हैं। और कहीं ना कहीं कभी कोई पॉलिसी बना दी जाती है, कोई पॉलिसी बिगाड़ दी जाती है, या कभी कोई प्रस्ताव दे दिया जाता है, कभी कोई हलफनामा दिया जाता है मदद का और कभी मदद पहुंचती नहीं है। इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में प्रोपोगेंडा आप देखिए किस तरीके से होता है। पहले दिन से हमें पता था रशिया बहुत ताकतवर है, पहले दिन से हमें पता था रशिया की स्ट्राइक बहुत खतरनाक होने वाली है, लगभग हर मीडिया चैनल को ये पता था। लेकिन पहले ही दिन से यूक्रेन की तरफ से खबरें आने लगी कि उन्होंने रशिया का यहाँ नुकसान कर दिया, उन्होंने रशिया का वहाँ नुकसान कर दिया है, इस जगह पर उन्होंने रशिया के इतने लोग मार दिए, इस जगह पर रशिया के उतने लोग मार दिए हैं। अगर हम इसको सही तरीके से देखें, देखिए 38 दिन तक युद्ध चल रहा है, लगातार बमबारी चल रही है, लगातार सब कुछ चल रहा है। उसमें आप एक टैंक फोड़ के दिखा रहे हैं, 2 टैंक फोड़ के दिखा रहे हैं, एक हेलीकॉप्टर आपने नीचे ध्वस्त कर दिया, 2 हेलीकॉप्टर्स आपने गिरा दिए। कहाँ हम पावर की बात कर रहे हैं? लेकिन आप लगातार 38 दिनों तक बिना थके, या 40 दिनों तक, अब तो कई दिन हो गए हैं, आप बिना थके सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो जंग जीत रहे हैं। तो इससे मनोबल बढ़ता है, अपनी टीम का मनोबल बढ़ रहा है, उन लोगों का खासकर मनोबल बढ़ रहा है जो वॉर का हिस्सा नहीं है, अपने घरों में बैठे हुए या तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं या रशिया के विरोध में है। दूसरी तरफ जो रशिया के सपोर्ट में जो लोग हैं, उन लोगों का मनोबल किसी ना किसी तरीके से ये कम कर रहा है। मैं रशिया और यूक्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोपोगेंडा की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से कुछ प्रोपोगेंडा वॉर चलता है। इसी प्रोपोगेंडा वॉर में अगर हम देखें, आगे बात करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि यूएस की तरफ से कई मदद हो रही हैं, कई तरह की फिल्म्स बन रही हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं, इमोशनल सेंटिमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जो कि होने भी चाहिए। जब वॉर है तो कई जगहों पर नुकसान होता है, उन लोगों की मदद के लिए कई देशों के हाथ बढ़ेंगे, हिंदुस्तान ने भी हाथ बढ़ाया है। परंतु बात अगर हम करें कि वही प्रोपोगेंडा किसी ना किसी तरीके से आकर अगर आपके देश को इफेक्ट करने लग जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान एक इस समय ऐसी सिचुएशन में आके खड़ा हो गया है जहां पर उसे डिसीजन लेना भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक ट्रीटी, हम नॉन अलाइंड रहते हैं, परंतु हर वॉर में हर कोई अपनी तरफ किसी ना किसी को खींचने की कोशिश करेगा। ये लाजमी है। हर ताकतवर आदमी आपके ऊपर प्रेशर भी बनाएगा और आपके ऊपर ये भी दबाव बनाएगा कि आप किसी ना किसी के बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहें। अब अगर हम 2 बड़े बड़े हिस्सों में इस युद्ध को तोड़ दें तो एक तरफ है रशिया, एक तरफ है यूएस। यूक्रेन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं
ये सारी लड़ाई अब नाटो ही इसको संचालित कर रहा है। यूक्रेन में तो आपने एक पर्टिकुलर लीडर को खड़ा कर दिया है। वैसे में लीडर्स की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में किस तरह की लीडरशिप्स हैं, किस तरह के लोग जीत के आ रहे हैं, बड़ा इस पे भी अगर लोग नज़र घुमाएं तो एक तरफ इमरान खान कभी जीत रहे हैं, कभी पाकिस्तान में री इलेक्शंस हो रहे हैं, नए उनके प्राइम मिनिस्टर जीत के आ रहे हैं। अगर आप यूके के प्राइम मिनिस्टर्स देखें या आप यूएस के प्राइम मिनिस्टर्स देखें जो पहले गए हैं, जो आगे गए, इन लोगों के डिसीजंस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पे नेदरलैंड्स की अगर हम बात करें उनकी लीडरशिप की, तो कहीं ना कहीं पे हम इस पूरे चैलेंज को समझ सकते हैं कि राइट काइंड ऑफ डिसीजंस शायद सिद्ध नहीं हो पा रहे, राइट काइंड ऑफ डिसीजंस नहीं लिए जा रहे। बहरहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हिंदुस्तान को अगर कुछ डिसीजन लेना है तो उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, बड़ा अहम युद्ध था, उस समय यूएस की पूरी एक पावर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर आ गई थी। दो देशों के बीच में युद्ध था। हिंदुस्तान के लिए बड़ा अहम था, बड़ा इम्पोर्टेंट था उस युद्ध को इसलिए जीतना क्योंकि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान की ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा था, यहाँ पर रकस भी क्रिएट कर रहा था। और ऐसे में अमेरिका को शायद इस पूरे युद्ध से दूर रहना चाहिए था, दूर से भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर या हिंदुस्तान को रोकने के लिए अपने बेड़े भेज देता है। उस समय रशिया ने अगर बीच में टांग ना अड़ाई होती तो शायद आज स्थिति दूसरी होती, शायद आज मैं कैमरे के सामने भी आपके सामने ये बातें नहीं कर रहा होता। ये सच्चाइयां हैं। जब हिंदुस्तान को हथियारों की जरूरत पड़ी या जब पोखरान में भी टेस्ट हुआ हमारा न्यूक्लियर का, जिसकी बड़ी अहमियत थी, बहुत समय से हम लोग उसका वेट कर रहे थे अपने आप को सशक्त करने का, तो उस समय भी यूएस की तरफ से कई प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध का ये जो खेल आज चल रहा है रशिया के ऊपर, वो हमारे ऊपर भी लगाया गया। किस तरीके से हम लोग उस प्रतिबंध के खेल से, उस प्रतिबंध के नुकसान से बाहर आए हैं, वो शायद हिंदुस्तान के अलावा किसी और को जानने में न रुचि होगी, न उसको जानने में आसानी होगी। रशिया ने समय समय पर हिंदुस्तान का जो साथ है वो निभाया है। और दूसरी ओर अब अगर हम प्रोपेगेंडा की फिर से बात करें या अगर हम बात करें दबाव की, तो कहीं ना कहीं जो अखबारों के तहत या ये जो डायलॉग्स होते हैं, उसके तहत प्रेशर हिंदुस्तान में बनाया जा रहा था, हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर बनाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान साइड ले, हिंदुस्तान ये स्पष्ट करे कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा या नहीं लगाएगा। और ये भी बोला जा रहा था कि हिंदुस्तान रशिया से तेल ना ले, बिजनेसेस ना करे, बाकी की सारी और चीज़ें ना करे, यानी अपना नुकसान करे उन लोगों के कहने पे जिन लोगों ने हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं पर किसी समय में हिस्ट्री में नुकसान पहुंचाने की बात करी थी। चलिए अगर हम ये भी मान लेते हैं कि वी शुड फॉरगिव, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दिस ऑल्सो कम्स विद द सेम कोटेशन। अगर हम इसको नहीं भूलते हैं तो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा वो मित्र कहीं ना कहीं चाइना के साथ में भी खड़ा है, लेकिन हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये एक वॉर सिचुएशन है, ये राजनीतिक मित्रता भी है। राजनीतिक मित्रता में किस तरीके से रशिया अब चाइना को भी इस्तेमाल करेगा यूएस को साउथ चाइना सी में भेज देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर उसने शू कर दिया है चाइना को ताइवान के लिए और वहाँ पर लड़ाई चल रही है। अब पूरा फोकस गेम का चेंज करते हुए अगर हम बात करें तो नेटो कंट्रीज आ गई हैं। हल्के हल्के आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये लातविया और एस्टोनिया, ये सब जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के ऊपर भी एक तरह से रशिया का डर है। देखिए, ये डर का खेल, ये मेन प्रोपोगेंडा। यूक्रेन के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि रशिया के हैं? एस्टोनिया के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि रशिया के हैं, रशियन ओरिजिन के हैं, जो स्पेसिफिकली रशियन है। लेकिन एक डर का माहौल क्रिएट हुआ वहां पर भी, जैसा कि ये बोला जा सकता है कि भाई अगर आप लोग सचेत नहीं हुए, अगर आप लोग एक तरफा नहीं हुए, तो ये लोग आपको ऑक्यूपाई कर लेंगे या ये लोग आपको टेक ओवर कर लेंगे। ये प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान में भी चला। हिंदुस्तान में शाहीन बाग में चला, प्रोपोगेंडा था पूरा का पूरा। कोई सत्यता उसमें थी नहीं। ये तो सिद्ध हुई बात है कि शाहीन बाग का जो पूरा गेम प्लान चला, उसमें तो कोई हिंदुस्तान में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी थी, पॉलिसी बनी भी नहीं थी जिसके ऊपर वो शाहीन बाग का खेल खेल दिया गया। तो प्रोपोगेंडा से पावर का परिवर्तन,
ये नियम रहा है, कई देशों में ऐसा होता रहा है। यहाँ पर हमें ये जानने की आवश्यकता इसलिए ज़रूरी थी कि ऐसे कई देश हैं, जैसे यूक्रेन में भी सत्ता का परिवर्तन इन्हीं प्रोपोगेंडास के आधार पर हुआ है। इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो भी यूक्रेन के ही थे, यूक्रेन की जनता ने ही उनको चुना था और अच्छे मतों से उनको चुना था। लेकिन एक प्रोपोगेंडा चलता है जिससे ये सिद्ध किया जाता है कि वो प्रो रशियन हैं और हल्के हल्के उनको हरा दिया जाता है। उससे पहले एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है, ये बताया जाता है कि आपको टेक ओवर कर लिया जाएगा, आपके ऊपर कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह से बना दी जाएगी कि यूक्रेन जो है वो रशिया के अंडर चला जाएगा, आपका नुकसान होगा। परंतु नुकसान होना तब शुरू होता है जब नेटो ये एक तरह से एक ऐसा गेम खेल देता है यूक्रेन के लिए कि उसके लिए कहीं और जाना पॉसिबल नहीं था। यानी उसकी पावर्स खत्म हो गई है, क्योंकि नेटो में जुड़ने के लिए पहले आपको अपने हथियार सारे खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि नेटो आपको हथियार देगा। पहले उसको कमजोर कर दिया और अब उसके पास कोई और तरीका नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, तो उसको नेटो में जाना पड़ेगा। तो ये पूरा राजनीतिक खेल, और इस राजनीतिक खेल में प्रोपोगेंडा वॉर किस तरीके से काम करता है, इस पर हमने बात करी। अगर आपका कोई सवाल प्रोपोगेंडा वॉर पे होगा तो प्लीज़ हमें इन कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, हम आपके साथ फिर से बनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।